बीएससी सेमेस्टर 6 के लिए चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, उसमें से हम लोग मैक्सवेल का 4 इक्वेशन डेराइव कर चुके थे। ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम पर आए हुए थे। अगला टॉपिक है पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कितने रूल से, तो हम लोग समझेंगे 3 तरह से। एक तो इंट्रोडक्शन कि ये पॉइंटिंग थ्योरम आखिर है क्या, ठीक है, और दूसरा हम लोग समझेंगे इसका स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और तीसरा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। हम लोग मैथ्स में समझेंगे इसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम ये बता दें आपको सबसे पहले कि ये जो हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही हो, यदि कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है समझिए, तो इस वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर ओरिजिन है, इधर एक्स वाई और जेड एक्सिस, इधर एक्स है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। यहाँ पर ओरिजिन है। यदि यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, यदि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगी। इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगी। ठीक है, इस तरफ से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है और इधर जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते हुए कहाँ आ गई, यहाँ पर, तो ये हो गया फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चली गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन हुआ वो प्रोड्यूस किया किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और इसी के जस्ट उल्टा मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन हुआ वो किसको प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये दोनों जो है सो परपेंडिकुलर वाइब्रेट किया और यहाँ से एक वेव को कंसीडर किया, एक वेव प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सो किस वेलोसिटी से चलती है, तो स्पीड ऑफ लाइट के चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। और इसके लिए कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री स्पेस में और वैक्यूम में भी चल सकती है। ठीक है, तो मेन बात मेरा कहना ये है कि इस वेव में जो एनर्जी है, इस वेव में जो एनर्जी है वो एनर्जी हर एक पॉइंट पर कंजर्व होती है, हर एक पॉइंट पर कंसीडर होती है, कंजर्व होती है, मतलब एनर्जी जो संरक्षित होती है। एनर्जी का नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं इसका विनाश कर सकते हैं। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंटिंग थ्योरम, इसका मेन मकसद क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूव करना। इसका मतलब सबसे पहले आप जानते होंगे, जब लेंज लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेंज लॉ, तो लेंज लॉ के अनुसार से एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसको हम लोगों ने हर जगह पे यूज किया। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी यूज करना है। सबसे पहले करना क्या है कि हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास कराएंगे और जो पास कराएंगे वहीं पर एक सरफेस हम लोग कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, एक सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये सरफेस जो होगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कर रही है, ये सरफेस यहाँ पर डायरेक्टली 90 डिग्री पर होगा। सरफेस मतलब इसका जो एरिया होगा वो ये होगा और इसका वॉल्यूम जो होगा टोटल का वॉल्यूम भी होगा। कंसीडर करेंगे एक एलिमेंट्री एरिया, एक छोटा सा एरिया जो कि DA है। ठीक है, अब ये जो वेव जा रही है कितने जा रही है, DA एरिया से पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया क्वांटिटी नजर आता है, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर का एक नाम नया आता है जो हम लोग पहले कभी नहीं सुने हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है हम लोग आराम से समझते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सो पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन करता है रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। मतलब इस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी है यदि हम उसको E मान लें और यहाँ पर जो एरिया से पास कर रहे हैं वो टोटल एरिया कितना है, ये है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर में हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया। लेकिन उससे पहले क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। रेट मतलब टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 9th क्लास में पढ़ाए थे कि वर्क डन, जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी के जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वर्क बाय टाइम इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस लिखे हैं, एस के पास वेक्टर का साइन है। वर्क बाय टाइम को क्या बोलते हैं, पावर। 10th क्लास में पढ़े होंगे वर्क बाय टाइम को क्या बोलते हैं, पावर, और एरिया नीचे में है। और इस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एस डॉट ए, एस यहाँ पर ए को इधर लाए, इक्वल्स टू क्या निकल गया, पी। इसका मतलब ये है, यहाँ पर डेफिनेशन पता चलता है किसका, पॉइंटिंग वेक्टर का। ये पॉइंटिंग वेक्टर को हम यदि इस एरिया से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो क्या निकल जाता है, पावर। और वो पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू ए कंसिडरेबल एरिया, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई, हमको पता चला पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन। और स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम को समझा देते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखते समय वीडियो चालू नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यदि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, हमने इस एरिया को कंसीडर किया है। यहाँ पर एरिया कितना है, ये है, और वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि इंटर जो कर रही है एनर्जी, वो कितना एनर्जी इंटर कर रही है, 100 जूल। कितना एनर्जी इंटर कर रही है, 100 जूल, ठीक है। लेकिन आगे जो इसका जो इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक चीज़ बता दें सबसे पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो जनरेट होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रॉन। किसका क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होता है, मतलब इनवेरिएबल स्पीड से चलने लगती हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उसको एक्सेलरेट करने का काम करेगा कुछ एनर्जी। मान लीजिए 10 जूल एनर्जी इसको काम किया एक्सेलरेट करने का, और बाकी जो एनर्जी 90 जूल बच गया वो क्या होगी, इस जो वॉल्यूम है मेरा वहाँ से बाहर आ जाएगी। और यही इसका थ्योरम है कि जितना एनर्जी हम लोग देते हैं उसका 2 तरीके में यूज होता है। एक तो इसको एक्सेलरेट करने में, और दूसरी 90 जूल लगते हैं यहाँ से बाहर जाने में, ठीक है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट को हम लोग अभी बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, आप स्टेटमेंट को अच्छा से समझ लेते हैं। इट स्टेट दैट द सम ऑफ, मतलब ये जो थ्योरम है ये स्टेट करता है, स्टेटमेंट देता है कि जो सम होता है, क्या सम होते हैं, 2 एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, सम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसका, पावर का। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पावर का, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी विद इन सर्टेन वॉल्यूम, किसी एक निश्चित वॉल्यूम में जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी का रेट ऑफ चेंज होगा उसको, प्लस रेट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग आउट थ्रू द बाउंड्री सरफेस, मतलब वहाँ से बाहर निकलने में। देखिए जैसे एक तो हम यहाँ पर अभी जैसे एग्जांपल बताए थे कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डूइंग वर्क, क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी विद इन द वॉल्यूम के अंदर जो रेट ऑफ चेंज जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी का, वो कि और सम कर देते हैं जो एनर्जी आउटकम, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या होगा, आउट रेट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग आउट थ्रू द बाउंड्री, यहाँ से बाहर निकलने में जो होती है उसको ऐड कर देने के बाद क्या आ जाती है, इज इक्वल टू द पावर ट्रांसफर इनटू द वॉल्यूम। मतलब इस वॉल्यूम में जितना पावर ट्रांसफर करते हैं उतने के बराबर, मतलब 100 जूल इज इक्वल टू 10 प्लस 90 जूल आई कैसे। मतलब ये है कि जितना पावर हम लोग देते हैं, उल्टा देखिए, इज इक्वल टू पावर ट्रांसफर इनटू द वॉल्यूम, मतलब पावर जितना दिए उसका 2 तरह में यूज हुआ। एक तो हुआ 10 जूल में इसको एक्सेलरेट करने में, और दूसरा हुआ 90 जूल जो इसमें बाहर आ गया, ठीक है, प्रोपोगेट करने लगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहना चाहेंगे आपको, कोई और बात नहीं, बिल्कुल यही कहेंगे पॉइंटिंग थ्योरम में। इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसको देखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो पॉइंटिंग वेक्टर पढ़े उसका एक
वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पास करता है एक वॉल्यूम से भी से। ठीक है, हाँ मैथमेटिकली इसको हम लोग करने वाले हैं, मैथमेटिकली। ओके, मैथमेटिकली हम लोग करने वाले हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नोट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिंग आप तो यूं कहें फ्लोइंग। ठीक है, क्या कहेंगे, फ्लोइंग थ्रू, कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लोइंग थ्रू अ इनक्लोज्ड एरिया ए ऑफ वॉल्यूम भी। ठीक है, मतलब ये है कि कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या जो फ्लो हो रही है, फ्लो थ्रू अ इनक्लोज्ड एरिया ए ऑफ वॉल्यूम भी। ठीक है, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा, इनक्लोज एरिया ये वॉल्यूम भी में क्या है, फ्लो हो रही है, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर साइड में कंसीडर कर लेते हैं, जो कि बहुत हमको फायदा देने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इधर कंसीडर कर लेते हैं। इसका एरिया कितना, ये और वॉल्यूम क्या है भी। यहाँ पर जो कंसीडर एरिया जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इनक्लोज्ड एरिया में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, उस एरिया जो है यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया, उसको डी ए लिखेंगे। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर इनटू द इनक्लोज्ड एरिया इज, पावर क्या निकालेंगे, पावर ट्रांसफर into the enclosed area। ठीक है, इनक्लोज एरिया से जो पावर ट्रांसफर हो रहा है इनटू द इनक्लोज एरिया थ्रू डी ए इज गिवन बाय, जो दिया हुआ है कि देखिए पावर इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े थे dp इक्वल्स टू अभी तुरंत s डॉट da। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं पावर थ्रू होल एरिया। क्या निकालना चाहेंगे, पावर थ्रू होल एरिया इज, पावर थ्रू होल एरिया इज P इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर देंगे इस पूरे एरिया के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन लगेगा S डॉट डी ए। ठीक है, यही होगा, सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा S डॉट डी ए का। ठीक है, यहाँ तक बात यदि समझ में आ गया तो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कहाँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा हम बता देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखते हैं। ठीक है, तो जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यदि कोई क्यूब लें और उसका एरिया, उसका जो हम लोग क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो कितना होगा, एक्स क्यूब, मतलब क्या साइड होना चाहिए उसका x, और इसका जो एरिया होता है कितना होता है, सरफेस एरिया 6x²। इसका मतलब हमको क्या करना है, वॉल्यूम से एरिया में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से एरिया में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कि हम लोग यदि यहाँ x³ को डिफ्रेंशिएट कर दें तो कितना आ जाएगा, 3x², और x² है, इसका मतलब ये एरिया में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर डाइवर्जेंस लेना है। तो डाइवर्जेंस लेते हैं किसका, उस वेक्टर का डाइवर्जेंस, डॉट प्रोडक्ट मतलब डाइवर्जेंस। ठीक है, हम लोग बोले थे डी मतलब डॉट, डी से डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पर कौन से वेक्टर का लेंगे, एस वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एस वेक्टर। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एस वेक्टर डी भी
ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम भी लगाएंगे, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन dA। ठीक है, ये है क्या है नियम, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं किसका, किसी भी वेक्टर फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, यही है यहाँ का नियम। ठीक है, आगे हम लोग जो है इसको मान लेते हैं स्टार, क्योंकि ये हो सकता है भविष्य में कभी काम आए, भविष्य में नहीं भी हो सकता है 5-10 मिनट में कभी यूज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देखेंगे कि मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या था। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है वो हम लोग कहाँ से डिराइव करते हैं, तो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इसका फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ इन इंडक्शन में जो डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, वहाँ से हम लोग डिराइव करते हैं, वो हमारे पास आता है डेल्टा क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ बी। ठीक है, ये आता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू ई होता है, म्यू एच होता है, तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू को बाहर ले लें, म्यू को बाहर, क्योंकि ये म्यू एच को पुट कर रहे हैं यहाँ पर, म्यू को बाहर ले लें तो कितना है, डेल बाय डेल टी, और बी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू एच। ठीक है, तो म्यू एच को बाहर तो कर चुके हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एच बचेगा। ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह से मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है उसको भी लेते हैं हम लोग, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, उसमें क्या होता है, सेम टू सेम होता है, डेल्टा क्रॉस एच। ये कहाँ से आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ से आता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ से क्या आता है कि देखें कि हम लोग डेल्टा क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। ठीक है, बैकग्राउंड पर ध्यान नहीं देना, बैकग्राउंड साउंड में हो सकता है कुछ आवाज़ आ जाए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बैल का भी आवाज़ आ सकते हैं, वहाँ पर कोई जानवर का आवाज़ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग अपना सिटी में नहीं, हम लोग अपना गांव में हैं, और गांव में ऐसी आवाज़ें नॉर्मल होती है। ठीक है, तो हम लोग को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये भी जानते हैं डी इक्वल टू इप्सिलॉन 0 इंटू ई होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, तो डेल्टा क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस यहाँ पर इप्सिलॉन 0 डेल बाय डेल टी ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया 2। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर डेल्टा क्रॉस ए ही है, तो इसको एच के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एच के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम वहीं पर बनाने वाले हैं आगे कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ एच विथ इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, विथ इक्वेशन 1। ठीक है, तो एच डॉट प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन 1 का, तो यहाँ पर डेल्टा क्रॉस ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देख रहे हैं, माइनस म्यू डेल मतलब एच डॉट डेल एच बाय डेल टी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, यदि इसका डिफ्रेंशिएशन कर भी दें तो ये जो पूरा पार्ट आएगा यहाँ पर, उस पार्ट का यहाँ पर जो पार्ट आएगा वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलिए ठीक है, अब दिखाई दिया होगा थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट आएगा उसका डायरेक्शन और इस एच वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन को हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर माइनस म्यू, और इसको लिख सकते हैं बाई टू डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी। जैसे इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे लिखें। तो यहाँ पर देखें कि इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि डेल
एच स्क्वायर बाय डेल एच इंटू डेल एच बाय डेल टी। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2h इंटू डेल एच बाय डेल टी। फंक्शन ऑफ फंक्शन मैंने ले आया, यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, क्या बचेगी डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी, जो कि मेरे पास यहाँ डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी है। अब मेरे पास क्या आया, यहाँ पर देख रहे हैं 2 इंटू इतना आया है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग 2 इंटू पुट करेंगे, यदि हम लोग क्या करेंगे, इतना वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू एच के साथ, तो ये जो 2 है वो 2 कट जाएगा और बच जाएगा फिर जितना है यहाँ पर वही बच जाएगा कि नहीं। चलिए ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया, तो आ गया एच डॉट डेल्टा क्रॉस ई, ठीक है। ये आ जाता है इक्वेशन 3 अपना। और इक्वेशन 4 में हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 2, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ई को डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। इज इक्वल्स टू जे, जे है यहाँ पर ई डॉट जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई डॉट जे प्लस प्लस दे दिए इप्सिलॉन नोट, जिस तरह यहाँ पर लिखे उसी तरह लिखेंगे इप्सिलॉन नोट बाय 2 डेल एच, क्या हो जाएगा ई स्क्वायर डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी। बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है। ये बात यदि समझ में आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 4 में से 3 को घटा देने वाले हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन यदि 4 में 3 को घटाएंगे तो इस वाली टर्म को सबसे पहले लिखते हैं ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस इस वाली टर्म को लिखते हैं एच डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू, इस वाली टर्म को पहले लिखेंगे। आप ये बता सकते हैं कि ओम्स लॉ से जानते हैं हम लोग ई और जे दोनों क्या है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों को डायरेक्शन एक ही तरफ होता है, मतलब जे डॉट टी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जे डॉट ई लिखते हैं, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर जो है इप्सिलॉन 0/2 डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी, डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी, ठीक है, लिख चुके हैं यहाँ पर जो था। और यहाँ पर देखिए माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस तो ऑलरेडी है, और साथ में ये जो हम माइनस कर रहे हैं उससे क्या होगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस म्यू बाय टू डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी, ठीक है। ये है बात, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। यदि ये बात समझ में आ गई तो समझिए यहाँ तक के वैल्यू को हम लोग तो कुछ करने वाले नहीं हैं, यहाँ तक के वैल्यू को हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। अब यहाँ के आगे जो वैल्यू है उसको हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं जे डॉट ई, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं डेल बाय डेल टी को, यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन लिए डेल बाय डेल टी को, यहाँ बचेगा क्या हाफ इप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा हाफ म्यू एच स्क्वायर। ये क्या है, यहाँ पर डिस्कशन की आवश्यकता है कि ये वैल्यू है क्या। तो ये वैल्यू एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वैल्यू है एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी, ये है मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी, और ये दोनों को जोड़ दें तो किसके कारण एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। ये टर्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी बन गई, ठीक है। और इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जे डॉट ई प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ यू लिखते हैं, क्योंकि यू मतलब यहाँ पर लिख देंगे, यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या आपको नहीं लग रहा, ये डॉट बी क्रॉस सी लग रहा है, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दोनों को घटा देंगे
तो क्या आएगा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कैलकुलेशन नहीं भी कीजिएगा तो हमको नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका वैल्यू आता है डेल्टा डॉट, मतलब इस डेल्टा को लिख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा डॉट एच क्रॉस ई। ये कहाँ से आया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से इस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू यहाँ पर ये है इक्वल टू इतना, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस में लाना चाहें तो माइनस में देखिए यहाँ पर हम लोग ले आए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे। माइनस में क्यों लाएं, इसका भी एक बहुत अच्छा सा रीज़न है जो कि अभी थोड़ा देर बाद तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। माइनस में हम लोग क्यों लाएं ये तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरम बताए हैं दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो है ये बना रहा है पॉइंटिंग वेक्टर को, क्या बना रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर माइनस नेबुला डॉट ये जो है सो क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल्स टू जे डॉट ई प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इक्वल टू डी पी, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिख रहा है, चलिए वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दे रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जे डॉट ई, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे डेल बाय डेल टी ऑफ यू इंटू डी पी, ठीक है। याद रहेगा ये बात जो हम बोल रहे हैं, सो आपको समझ में अभी आना चाहिए। ये क्या कहें, इंटीग्रेट। अब हम जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखे थे वहाँ पर हम लोग इसको बदल सकते हैं और उसको बदल के क्या लिखेंगे वो हम ऊपर में रब करके लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऊपर में लिख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या आया था, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, यही वैल्यू आया था, क्या आया था, एस डॉट ए सरफेस इंटीग्रल में इक्वल्स टू माइनस के साथ था इक्वल्स टू यहाँ पर है जे डॉट ई, ऊपर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो क्यों लिखे ऊपर, है ना, एक स्टेप को भी मिटा दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर नहीं लिखना चाहिए, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल एस डॉट ए इक्वल्स टू ये वाले टर्म जे डॉट ई डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ पर क्या किया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको बदल दिए हम, ठीक है। इसके बदले हम इसको लिख रहे हैं जो कि हम लोग स्टार बना के लिखे थे, बोले थे 5 मिनट बाद काम आएगा उस जगह पर से, इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू, ठीक है, इंटू यहाँ भी तो डी वी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन डेल यू बाय डेल टी इंटू डी भी, और ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि इस टर्म को हम लिखे हैं जिस तरह से, ठीक है, इस टर्म को हम जिस तरह से लिखे हैं, यदि नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब है आखिर क्या, ठीक है। सॉरी, वहाँ पर जो था वो डी ए था, तो यहाँ पर डी ए दिया मैंने। ये जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस को छोड़ दें तो बाकी जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो एक तरह से यहाँ पर हम फिगर के साथ बता रहे हैं, देखिए फिगर के साथ बता रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रही है। यहाँ पर एरिया कितनी है, डी ए, ठीक।
तो हम लोग क्या करते हैं, यदि फ्लक्स निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या करते हैं ई डॉट डी ए करते हैं, ई डॉट डी ए करते हैं। मतलब फ्लक्स क्या होती है कि फ्लक्स होती है इस सरफेस एरिया को छोड़कर आगे जाने वाली। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी जो फ्लक्स है पॉइंटिंग वेक्टर का फ्लक्स, वो क्या है कि इस सरफेस एरिया को छोड़कर आगे जाने वाली। यदि यहाँ माइनस ना हो तो, और यदि माइनस हो इसका मतलब ये है कि ये आगे जाने वाली नहीं है, इसमें इंटर करने वाली है। इसका मतलब ये जो पावर आया, पावर फ्लक्स आया, वो क्या है, इसमें इंटर करने वाला पावर। ठीक है, तो मैंने जो पहला स्टेटमेंट में लिखा था इज इक्वल टू द पावर इंटरिंग, वो वैल्यू यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, इतना पावर है जो इसमें इंटर कर रहे हैं। इज इक्वल टू, हम बताए थे ये वाला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये यू क्या लिखे थे यहाँ पर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एस स्क्वायर करके लिखे थे। यू जो है सो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी है, और इसको रेट ऑफ टाइम कर दिए हैं। ठीक है, रेट ऑफ टाइम कर दिए हैं, तो ये एनर्जी हो गया इसमें यहाँ पर एक्सेलरेट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो एनर्जी। और बाकी जो पावर बच गया उसको क्या करते हैं, आउट फ्रॉम द सरफेस, मतलब इस सरफेस से आउट हो जाते हैं, वो पावर है ये। यदि आपको लग रहा होगा ये एक तरह से पावर नहीं है, तो जे मतलब क्या है, जे है करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बाय एरिया इनटू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं फोर्स बाय चार्ज, और भी को वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम को एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एरिया से एरिया यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो बचा है आई, आई को लिख सकते हैं क्यू बाई टी इंटू एफ बाई क्यू इंटू यहाँ पर एरिया कैंसिल हो चुका है, बचा है एस। ये जो यहाँ पर एफ क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो एफ डॉट एस मतलब एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये वाला टर्म भी क्या है, पावर है, लेकिन ये कौन सा टर्म है जो इस सरफेस एरिया से निकाल दिए जाते हैं, वो पावर। ठीक है, और ये कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हुआ वो पावर है, और ये कौन सा पावर है जिसको मैंने इस वॉल्यूम में इंटर करने दिया। तो मैथमेटिकल, हम एक्चुअल मैथमेटिकल जो आया है वैल्यू वो यही है, ये आप इसको देख लें, नोट कर लें, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है मैथमेटिकल वैल्यू पॉइंटिंग वेक्टर का वो यही था, और हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा, इसलिए आप ही वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग आपके साथ मिलते रहेंगे।